सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। आज के इस अंक में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022-23 का मूल तत्व, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं। शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर मनीष शर्मा, आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में प्राध्यापक हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार गुरुदत्त तिवारी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। सर, इस बार के बजट का जो मूल तत्व है, कोई भी नागरिक न छूटे, तो क्या आपके नज़रिए से ये बजट अपनी टैगलाइन को सार्थक करता है? सर, प्रोफेसर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, शुरुआत आपसे करें। बिल्कुल, धन्यवाद धारणा मैडम। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही पिछले 3-4 वर्षों से अपने बजट हो या और कोई भी बातें जब भी वो करते हैं तो वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। और आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही ये हो गया कि वो उसमें सबका विकास। और निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो बजट पेश किया, बजट पेश होने के बाद जब प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि यह बजट कैसा है, तो उन्होंने उसमें ही कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो कहा। तो ये बजट जो है वो उस धारणा को, जिस धारणा को लेकर वर्तमान शासन पिछले कई वर्षों से जो काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह बजट का जो फोकस है, वह फोकस जो है वो गरीब का कल्याण है। और जब गरीब का कल्याण फोकस रहता है तो निश्चित रूप से ही सबका साथ और सबके लिए ही है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही ये बजट बना हुआ है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुदत्त सर, आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? धारणा जी, ये जो बजट है, ये इस बार उन्होंने खास तौर पर ये ध्यान रखा है इस बात का कि समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित हो। उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए, उन्होंने किसानों के लिए, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने काफ़ी घोषणाएं की हैं। और काफ़ी उन्होंने खास तौर पर ध्यान दिया कि अब हम जिस फेज़ में हैं और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है हमको, तो उसके लिए उन्होंने PLI स्कीम लेके आए हैं वो, कि अब उसका दायरा बढ़ाया गया है। छोटे उद्योगों को आसानी से कर्ज मिले जो कोविड के बाद बहुत खस्ता हाल थे, और किसान को पानी बिजली मिलेगी तो विकास होगा। इन सब बातों का ध्यान रखा है बजट में। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये जो हमारा टैगलाइन है ये सार्थक कर रहा है इस बार का बजट 2022-23 का। नहीं, देखिए, एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। जी। जो बजट होता है वो बजट हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि ये सेक्टर का हम विकास करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। ये इंटीग्रेटेड होता है। ये पूरा जो हमारा जो एक फंक्शन है वो इंटीग्रेटेड बजट जो होता है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही होना चाहिए। ये बात तो है। शायद पहले नहीं होता था, अब पिछले कई वर्षों से हम ऐसा देख रहे हैं कि बजट में इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जब इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा तो निश्चित रूप से ही बजट जो है वो सभी क्लास को सेटिस्फाई कर पाएगी, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो। बिल्कुल सर। तो सर, इसी चीज़ को लेके मैं और आगे बढ़ना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर इस बार बल दिया गया है काफ़ी हद तक, तो इसे हम किस नज़रिए से देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हुई है? देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगी कि भारत जो है ग्रामीणों का देश है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। जी, बिल्कुल। जब तक हम ग्रामीणों का विकास, रूरल इंडिया का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम एज इंटायर इंडिया का डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब ग्रामीण विकास जो है वो कई पहलुओं से, कई आयामों से जुड़ा हुआ है। एक तो गांव के लोगों की आजीविका, दूसरे गांव के लोगों की आय, तीसरे गांव से जो पलायन हो रहा है वो, चौथा गांव की जो उत्पाद है उनका समुचित भंडारण हो और समुचित तरीके से उसका विपणन हो पाए, मार्केटिंग हो पाए। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कई, सिर्फ किसानों के लिए ही बात नहीं कर रहे हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की गई है, जो ग्रीन जॉब्स की बात की गई है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो बात की गई है, ये इन सभी बातों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ है। हाँ, ये अगर आप कहें कि किसानों के लिए क्या किया है तो आप कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने जो है इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का यूज है उसको उन्होंने प्रेरित करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो किसानों के लिए कुछ अलग से योजनाएं हैं, जैसे ग्रामीण सड़क योजना। तो ग्रामीण सड़क योजना किसानों के लिए, ग्रामीण के लिए तो है ही है, लेकिन गांव में जो किसान जो 2 सेक्टर में बांट रहे हैं, फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर। तो फार्म सेक्टर्स को भी विकास होगा
नॉन फार्म सेक्टर का भी विकास हो, इन दोनों सेक्टर का जब विकास होगा तभी गांव का विकास होगा। एक और अच्छी बात, चूंकि मैं अरुणाचल प्रदेश में 14 वर्ष बिताया हूं, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा हूँ। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की जो परिकल्पना इस बार जो की है, वो एक बहुत ही अनूठा और आप कह लीजिए अनुभव, एक पहल होगी, बहुत अच्छा पहल इसको कह सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सामरिक सुरक्षा तो हो ही रहा है, प्लस जो पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, एक पर्वत माला योजना भी इस बजट में आई है। तो ये सभी चीज़ें, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जितने भी बजट में जिस पहलू पर आप बात कीजिए, अगर आप जोड़ना चाहें तो ग्रामीण विकास स्वतः ही उसमें जुड़ जाता है। सर की बात में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो बात इस बजट में हुई है कि पहली बार सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर घर को स्वच्छ पानी मिले, इसलिए नल जल योजना पे काम हो रहा है। उसके लिए बड़े पैमाने बजट एलोकेशन किया गया है। गांव में लोगों के पास अच्छे घर होने चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा इस बार बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक छोटा किसान, गांव में रहने वाला का किसान, उसके लिए बड़ी समस्या होती है अगर उसे कोई कर्ज लेना हो तो वो 10 जगह जाके वो एनओसी लेगा, उसके बाद में उसको कर्ज मिलेगा। तो खसरों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। तो उससे ये होता है कि बैंक अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे डिजिटली वो देख लेता है कि इस खसरे पे कोई कर्ज है कि नहीं है, तो डिजिटली चार्ज कर लेता है। तो ये तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए एक जो सिस्टम बना है और जिस तरह से काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ग्रामीणों की जो आय बढ़ाने की जो योजना है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि एक फेज वाइज तरीके से जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। तो उस दिशा में आगे तक ये काम हुए हैं। तो सर की बात में नहीं, मैं भी हम सब गांव से जुड़े हुए भी हैं। हमें पता है कि गांव में जो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट होते हैं वो लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली नहीं है और क्रॉप असेसमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। जब आपदा आती है, जिस तरह से मान लीजिए कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, कभी सूखा पड़ गया, तो क्रॉप असेसमेंट हमारा प्रॉपर, जिससे किसान परेशान रहते हैं और उनको कई महीनों तक जो है राहत नहीं मिल पाता है। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आया, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के कारण जो है, हाईटेक हो जाने के कारण जो है किसानों को बहुत सहूलियत होने वाला है। आने समय लगता है, आज ही हम सोचे आज ही उसका रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पहला सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा। हम अगर आलोचना इस तरह से अगर किसान अनपढ़ हैं और किसान किस तरह से हाईटेक यूज करेंगे और इसलिए हम ये लाए ही नहीं योजना, ऐसा नहीं। मुर्गी अंडा में पहले कौन, इस चक्कर में ना पड़े। जो पहले आ जाए वह अंडा, मुर्गी अगर पहले तो अंडा होगा ही होगा, और अंडा आया तो मुर्गी होगा ही होगा। इस सार्थक सोच के साथ जो है बिल्कुल हमें जो है पहल शुरुआत करना पड़ेगा। प्रोफेसर शर्मा जी ने मैडम एक बड़ी अच्छी बात कही है कि खसरों, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जनरली क्या होता था कि हम अब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी पिछले 4-5 सालों से लगातार फसलें खराब हुई हैं जी। अब फसलों में जब उसका असेसमेंट होता है तो एक फसल कटाई प्रयोग होता है जी। पटवारी हल्के में जाएगा, वहाँ फसल कटाई प्रयोग करेगा और उसके बाद जो मुआवजा तय होता है सर, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से अगर ये मुआवजे का असेसमेंट हो रहा है तो मेरे ख्याल से अब ऐसा होगा कि रबी में सटीक हो पाएगी वो चीज़, सटीक होता है कि रबी में अगर फसल खराब हुई तो खरीफ तक उसको मुआवजा मिल जाएगा। पारदर्शिता भी है, बिल्कुल उसमें पारदर्शिता भी बढ़ रही है। तो जो एक शिकायत बराबर रही कि पारदर्शिता नहीं है, गाँव के लोगों को अनपढ़ समझ के उनके साथ छलावा होता था, अब नहीं रहेगा। तो हम गुड गवर्नेंस की तरह बढ़ रहे हैं इन्हीं कदमों से गांव की तरफ। और जब एक इतना बड़ा एरिया में गुड गवर्नेंस आ जाएगा, 70% आबादी को हम कवर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सही, हमारा दिशा सही है, लक्ष्य से हमें पता है, निश्चित रूप से हम उन्हें हासिल करेंगे। प्रोफेसर साहब की बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास कैसे होना है आगे जाकर, उसके लिए सरकार ने एक जो रोडमैप तैयार किया है उसमें अच्छा एक लायन शेयर मध्य प्रदेश को मिला है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड से, जैसे आपने बीच में पलायन की बात की थी, प्रोफेसर शर्मा पलायन की बात कर रहे थे कि बड़े पैमाने पे आबादी छोटा मोटा काम करने के लिए शहरों की ओर पलायन करती है। तो इस बार सरकार ने आगे तक केन बेतवा परियोजना है उसकी आधारशिला रखी है। उसमें मध्य प्रदेश के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले को लाभ मिलेगा इससे, और काफ़ी बड़े पैमाने पे जो ज़मीन है वो सिंचित होगी। और जो मेन नवंबर से लेकर अप्रैल तक जो एक सीजन होता है उसमें काफ़ी पानी मिलेगा, और उसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए। हालांकि सर ये 44,000 करोड़ रुपए की योजना है, इसमें टाइम लगेगा, पर शुरुआत इसकी हुई है और मध्य प्रदेश से हुई है। ये भी आगे दें ग्रामीण विकास को नए तरीके से रीडिफाइन करेगा आने वाले सालों में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस चीज़ में भी अगर हम देखें तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो रणनीति बजट में बनाई गई है वो कितनी प्रासंगिक है अभी?
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो हमारे यहाँ बेरोजगारी होती है, कृषि में एक अदृश्य बेरोजगारी होती है। प्रोफेसर शर्मा इस क्षेत्रों के बारे में काफ़ी आगे थे, हमारा उनको पता होगा। बिल्कुल। तो अदृश्य बेरोजगारी को कम करने के लिए यह है कि जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनमें लोगों को काम मिले। अब उनके पास क्या समस्या थी कि बड़े पैमाने पे जो छोटे मोटे उद्योग थे वो सिक हो गए। कई लोग बिजली का बिल भरने की स्थिति में नहीं थे, बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए, कारखाने भी जो बंद थे। तो सरकार एक इमरजेंसी क्रेडिट लिंक स्कीम लेके आई। उसके तहत उनको ये क्या है कि आपने पहले इतना कर्ज ले रखा, उसका 20% कर्ज आप और ले सकते हैं। तो इसमें बड़े पैमाने पे लोगों को कर्ज दिए गए और इस बजट में उस योजना को बढ़ाया गया है। अच्छा, देखिए, मैं एक तिवारी साहब जो कह रहे हैं, आप जब भी गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, भारत में अगर पिछले कई वर्षों का अगर इतिहास देखें तो दो अप्रोच अपनाया गया है। पहला अप्रोच ये है कि आप रोजगार को क्रिएट करें। दूसरा अप्रोच है कि आप बेरोजगारों को भत्ता दे करके उनको बेरोजगारी के जो प्रभाव है उससे उबार पाए। तो दोनों अप्रोच में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वर्तमान जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है वो ये है कि उनको आधारभूत सुविधाएं दे करके उनमें उद्यमिता का विकास करके। और देखिए, भारत वो देश है जहां लघु और कुटीर उद्योगों का इतिहास सैकड़ों नहीं कह रहा हूँ, हजारों साल पुराना है। बिल्कुल है सर, और हमारे पास कला जो है विरासत पे मिली हुई है। वो हस्तकला उद्योग, वो शिल्प कला उद्योग हमारे पास विरासत पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। तो हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे एक नायाब स्कीम्स के तहत अगर हम इन कुटीर उद्योगों को एमएसएमई सेक्टर से, जिसमें एमएसएमई सेक्टर में इस बार बहुत ज़्यादा पैसे देने की बात की गई है, तो अगर आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ वर्तमान में, लेकिन थोड़े बहुत आंकड़े भी रहेंगे तो हमारे श्रोताओं को उससे भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल बताया ना कि जो क्रेडिट स्कीम जो लाए हैं, जिसमें माइक्रो एमएसएमई सेक्टर 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, तो 95% जो है वो, ये डेटा एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार है, 95% जो क्रेडिट होल्डर थे जिन्होंने क्रेडिट लिया वो उसको सही चला रहे हैं। मतलब उसको, और आगे जो उन्होंने छूट दिया, अगले 2 साल के लिए छूट जो दिया है वह, इससे एक और बड़ा, आप देखेंगे कोविड पीरियड में पूरे विश्व की अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था उन विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा सुदृढ़ रही है, बेहतर रेजिलियंस दिखाया है। वो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर जो है और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषि उत्पादन है, इन दोनों ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया हुआ है। और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसा आएगा तो निश्चित रूप से जब सड़क बनेंगे, जो गति शक्ति की जो रेलवे और रोड और एयरपोर्ट्स बनने हैं, तो ये जो बनेंगे इसमें रोजगार सृजन होंगे। कई लेवल के इंजीनियर से लेकर के जो मजदूर है वहां तक का रोजगार इसमें सृजन होगा। तो आपको सिर्फ हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के रोजगार के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी रोजगार बढ़ाएगा। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये इशारा कर रहा है कि वर्तमान सरकार जो है इस बजट के माध्यम से, पूर्व के बजट के माध्यम से भी रोजगार सृजन करना चाह रहा है। प्रोफेसर शर्मा जी ने एक काफी अच्छी बात उठाई है मैडम, कि वो पीएम गति शक्ति की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले सड़क बनती थी और रेलवे का जो हिस्सा आता था तो उसमें स्लैब डालने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। वो फाइलें रेलवे में लंबे समय तक पेंडिंग रहती थी। अच्छा, लॉजिस्टिक पार्क आपने बना दिया है पर उसकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल। तो सरकार ने इस बार जो पीएम गति शक्ति योजना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कई योजनाओं को एक साथ लिंक कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हम ऐसा नहीं देखेंगे कि हमारा कोई फ्लाईओवर सिर्फ इसलिए लंबे समय से अटका हुआ पड़ा है क्योंकि रेलवे ने उसको अपने ऊपर स्लैब डालने के लिए परमिशन नहीं दी है। ये सारे काम एक जगह होंगे। अरे वाह। मैंने 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात इस बजट में कही गई है, जिसमें करीब 100 जो हैं आपके गति टर्मिनल बनाए जाएंगे। तो ये एक तरह से किस तरह से जो हमारे अर्थशास्त्र में कहते हैं बड़े धक्के का सिद्धांत, ये एक बड़े धक्के का सिद्धांत रजिस्ट्रिन रोडान ने दिया था। तो उस तरह का एक बड़ा धक्का आपको जब मिलेगा, बिग पुश जब होगा, तो ये बिग पुश थ्योरी जो कहता है कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होना ही होना है, इनकम के लिहाज से भी और रोजगार के लिहाज से भी। गुरुजी जी, आप वो जो सर ने पहले बात की, शर्मा सर ने, कि 1 जुलाई एक उत्पाद वाली, उस चीज़ को लेके आप क्या हाईलाइट करेंगे बात को? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में जो सबसे अच्छी बात हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, जो कृषि आधारित आगते प्रोड्यूस को लेके या उससे जुड़ी हुई जैसे कुटीर उद्योग की बात को लेके कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उनके लिए नाबार्ड में एक स्पेशल फंड रखा गया है। अच्छा।
तो ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप्स आए, इनोवेशन पे जोर हो, इसके लिए भी सरकार ने इस बार स्पेशल प्रावधान किए हैं। उस एक बड़ा सा एक स्पेशल फंड नाबार्ड ने क्रिएट किया है, उससे उनको कर्ज मिलेगा। तो बिल्कुल ये उसी दिशा में काम है कि अगर ग्रामीण, हम जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमको पता है कि हर जिले की कुछ ना कुछ विशेषता है। धार में बाग की पेंटिंग है, माहेश्वरी साड़ीज़ हैं, चंदेरी है। इसके अलावा आप पूरे देश में अगर प्रोफाइलिंग करेंगे, यूपी में जैसे सर लंबे इतिहास की बात कर रहे थे, यूपी के हर जिले का, हर शहर का एक लंबा एक इतिहास रहा है। तो उस दिशा में लोगों को फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए जो सरकार ने उपाय किए हैं, तो निश्चित तौर पे इससे सबको बड़ा फायदा होगा। मैं तो अरुणाचल में देखा, हर जिला हथकरघा, अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम, अलग अलग तरीके के डिजाइन। आप सिल्क की साड़ी कहें तो कांजीवरम, बनारसी, तो भागलपुरी, तो सुवालकुची असम का, तो हर जगह हमारे पास सिल्क के अलग अलग वेराइटीज। तो आज भी हम उसको रिवाइव कर सकते हैं और जिसका विश्व बाजार में बहुत डिमांड है। बिल्कुल सर। तो इस तरह से एमएसएमई सेक्टर के साथ में जो अगर हम न्याय करें और जिस तरह का प्रावधान है, तो निश्चित रूप से यही सब चीज़ें जो स्टिमुलस का काम करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। हमसे कई लोग पूछते हैं आप किस तरह की बातें करते हो, गाँव में स्टार्टअप, गाँव में कैसे इनोवेशन होगा, गाँव, ये गलत है। मुझे लगता है वो गाँव गए नहीं हैं। आप अगर वेस्टर्न यूपी में जाइए, मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे वो जुगाड़ की पद्धति से खेती करते हैं, जुगाड़ गाड़ी बनाते हैं, जुगाड़ उपकरण बनाते हैं। अरुणाचल में मैंने देखा कि जो इंडिजिनस जो नॉलेज है, उस इंडिजिनस नॉलेज से वो खेती करते हैं। और हाँ, तो स्किल तो है, और पैसा मिला तो तकनीकी वो विकास कर लेंगे। स्टार्टअप का मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल। तो इनोवेटिव आइडियाज है उनके पास और वो कर रहे हैं। सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल सर। वही सर, आपने जैसे शुरुआत में बोला था कि इस बार का बजट इंटीग्रेटेड है, सभी क्लासेस के लिए है। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि हर सेक्टर के विकास के लिए क्या ये एक बेहतर बजट है, उसको थोड़ा सा विश्लेषण। देखिए, हम अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो हम 3 सेक्टर में पूरी इकोनॉमी को बांटते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर जो विनिर्माण से जुड़ा हुआ है, और टर्सरी सेक्टर जो सेवा से जुड़ा हुआ है। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों में किसान जो कैपिटल इंडेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बात की गई है, ये तीनों क्षेत्रों को छुएगा। एक बार अगर आपकी गति शक्ति योजना जो 100 टर्मिनल्स बन जाते हैं, तो कृषि क्षेत्र के जो उपज है वो 6 घंटे 8 घंटे जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में लगते थे, जो इसके कारण कॉस्ट बढ़ जा रहा है, उनको बाजार का पता नहीं चल पाता था। पिछले कई वर्षों से जो राष्ट्रीय राजमार्ग की और जो ये कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, तो ये हाईवेज के आसपास के जो गांव है वो उन्होंने विकास को महसूस करना शुरू कर लिया है। जो उत्पादन है वो बदल रहा है, उत्पादन शैली बदल रहा है और बाजार उनको मिलना शुरू हो गया, तो वो सुखी और समृद्ध होते जा रहे हैं। उसी तरह से आप अगर और जो नॉन फार्म सेक्टर जो है वो भी आपको नॉन फार्म जो कुटीर उद्योगों की बात है, उनको भी बाजार उसी सड़क से फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उनको सड़क, उनके लिए भी लॉजिस्टिक सपोर्ट सबसे बड़ा जब भी हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड हो गया है, इसके पास पोर्ट नहीं है। तो पोर्ट होना ही जरूरी, पोर्ट ना भी हो, अगर इस तरह की सड़कें, अगर द्रुत गति वाली सड़कें अगर रहे और पोर्ट से कनेक्टिविटी हमारी रहे, तो विकास से कोई नहीं रोक सकता। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टर्सरी सेक्टर तो आप जानती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे बढ़ेगा। मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि जो प्रोडक्शन लिंक PLI स्कीम है, तो उस PLI स्कीम में इस बार इसका दायरा बढ़ा के 13 सेक्टर्स को कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने ये देखा कि पिछली बार हम जब कार्स की बुकिंग कराई, लोगों को कार समय पे मिली नहीं, तो उन्होंने इस सेक्टर को खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जोर देने के लिए लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए लक्ष्य तय किया है। तो इस लक्ष्य से क्या होगा, लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू एडिशन जनरेट होगा। तो इस PLI स्कीम में सेमीकंडक्टर और चिप को भी शामिल किया है, क्योंकि अभी तक ये मोबाइल फोन्स के लिए थी, जो जिनको लगता था बड़ा समाल, पर चिप और सेमीकंडक्टर पे हमारी निर्भरता विदेशों पे थी, तो अगर हम गाड़ियां नहीं बना पाए, तो ये बड़ी दिक्कत रही। तो इस बार उन्होंने इसको जोड़ा है। तो ये PLI स्कीम्स पे जो इस बार इनिशिएटिव लिए गए हैं वो भी काफी पिछले बजट से ऐसा चल रहा है। और आपको याद होगा कि जब कोविड काल में जब हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 5 दिनों का जो स्पेशल पैकेज, स्टिमुलस पैकेज दिया था, उसमें ये सब बातें उस समय से आई। अब हमसे, मैं चूंकि पढ़ाता हूँ अर्थशास्त्र, तो कुछ पूछते हैं कि बदलाव नहीं हुआ।
हमारा ये कहना है कि बदलाव बजट में आपका एक फिलॉसफी तय हो जाए, एक पॉलिसी तय हो जाए, उस पॉलिसी की तरफ आप किन किन योजनाओं से उस पॉलिसी की तरफ उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्य बदलेंगे या पॉलिसी बदलेंगे तो वो अस्थिरता पैदा करेगा, पहली बात, फोकस नहीं रहेगा जी। और दूसरा, इनकम टैक्स को भी लेकर पूछते हैं कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम चाहते राहत। आप ये समझिए कि 100 साल में ऐसा कभी भी विपदा भारत या किसी विश्व में कभी आई नहीं। और इस तरह का कोविड के महामारी में जब हमारे पास उत्पादन बंद हो गया, कुछ दिनों के लॉकडाउन के कारण पूरा भारत स्थिर हो गया, घरों में सिमट गया, उत्पादन हुआ ही नहीं, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि हम अब आप कहते हो कि 50 साल में ऐसा हमने इन्फ्लेशन नहीं देखा, बेरोजगारी नहीं देखी, तो आपने 100 साल में ऐसा आपदा भी नहीं देखा। और हमको एज ए सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के नाते, मैं ज्ञान नहीं है, हमारे जो राइट्स हैं वो हमने तो पता है, ड्यूटीज हमें पता नहीं रह पाती, तो हमें ड्यूटीज का भी आभास होना चाहिए। और दूसरी बात, जो इनकम टैक्स बार बार फ्लक्चुएट होता है, तो जो निवेशक हैं उनके मन में एक संशय रहता है कि कब क्या होगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की जो फ्लक्चुएशन ना होने की जो बातें कह रहे कि राहत नहीं मिला, तो इस तरह का राहत नहीं मिला, लेकिन ये इशारा जरूर कर रही है कि हम जो हैं स्थिर टैक्सेशन रिजीम में जा रहे हैं, जिसमें कि आपको फ्लक्चुएशन नहीं होगा, स्टेबिलिटी है, आप निवेशक के लिए एक निवेश करने के लिए एक इंसेंटिव एक तरह से मिल रहा है। और जहाँ तक बात आप जीएसटी की भी कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी इस वर्ष के जनवरी महीने में कलेक्ट हुआ, जो अपने रिकॉर्ड है। शर्मा जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने जो इनकम टैक्स में जो काम किया है वो मैम प्रक्रिया के सरलीकरण पे किया है जी। जैसे क्या होता था कि हमने कुछ इस बार जो प्रावधान हुए, सबसे बड़े प्रावधान ये देखे गए कि अभी हमारे लोकल डिपार्टमेंट्स में, आयकर विभाग में लाखों ऐसे लिटिगेशन है कि आपने मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा है और बाद में आपकी एक निश्चित आय है, आप 6 लाख रुपए साल में अर्जित करते हैं जी, और बीच में आपने कोई घर बेच दिया, आपकी कैपिटल इनकम हो गई और आप उस पर आपके पास ये प्रावधान नहीं था, आपने उसको जोड़ा नहीं, तो इनकम टैक्स के नोटिस आते थे। तो अब उन्होंने जो इस तरह की आकस्मिक इनकम है, इसको 3 साल में आप 3 साल में अपने रिटर्न में उसको भर सकते हैं जी। बिल्कुल वही, जैसे बात हो रही है अलग अलग सेक्टर्स की, तो उस वक्त आपने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की, टर्सरी में छेड़ना चाह रहा था, तो उसमें देखिए बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन, ये मेजर सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल फाइनेंशियल सेक्टर है। तो बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से इन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है, 5G टेक्नोलॉजी लाने की बातें हो रही हैं, और इस टेक्नोलॉजी के तहत अब डिजिटल करेंसी, जो सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी होगी, तो उसकी भी बात कर रहे हैं। और आपने पहले ही देखा कि जो जन धन योजना जो पहले लाए, उसको और सुदृढ़ बनाने की कोशिश, ये सभी चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंसी की ओर लेके जा रही है। और इसके अलावा एक और आपने देखा कि नेशनल हेल्थ मिशन में भी डिजिटल इकोसिस्टम बनाया गया था, कि जिसमें कि हेल्थ सिस्टम में मेंटल सिस्टम को भी आपने जोड़ा, जो मेंटल जो हेल्थ की जो प्रावधान है कि मरीज कहीं भी रहे और वो टेलीमेडिसिन के मार्फत से अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो टर्सरी और एजुकेशन सेक्टर में भी आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी, जो बदलते तकनीक के साथ अपनी सोच को बदलना, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बदलना, और ख़ास करके पिछले 2 वर्षों से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का बदलाव आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के बजट के मार्फत हम आगे बढ़ते रहे, तो हमारा जो टर्सरी सेक्टर है, जो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर माना जाता है, वो और ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म में आप देखिए, वाइब्रेंट विलेज की जो बात की, वो टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा देगा। और सबसे बड़ा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, नहीं तो सस्टेनेबिलिटी का इसमें बड़ा ध्यान रखा गया है। तो सस्टेनेबिलिटी की जो बातें हम अभी तक करते आए थे, दिखता नहीं था, वो अब दिखने भी लगेगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इस बजट का जो सुविधा जिनके लिए बजट बनाया जाता है, उनको वो मैक्सिमम वे में रिटर्न में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा ने बताई ये सब बातें, तीनों सेक्टर्स को लेके भी करी, जो हम जानना चाह रहे थे कि ये बजट मध्यम और लघु उद्यम वालों के लिए भी उनके सपने साकार करने वाला भी बजट है। तो उस चीज़ में आप पत्रकारिता के व्यू से आप क्या और जोड़ना चाहेंगे गुरुदत्त जी?
कृषि सेक्टर्स, खास तौर पे जिस तरह से कृषि सेक्टर्स पे सरकार ने आगे कुछ नई टेक्नोलॉजी का समावेश किया, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होंगे जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस बार सरकार ने कोशिश की है कि लगभग 60 लाख नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे जी। उसके लिए सरकार ने अपना पूरा एक प्लान है वो बताया है कि हम PLI स्कीम से अगर हम 2 लाख करोड़ रुपए का किसी को अगर इंसेंटिव देते हैं तो वो 37 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू एडिशन करेगा और इस तरह वहाँ जॉब इतनी जनरेट होंगी। MSME में कितनी जॉब आएंगी, एग्रीकल्चर्स पे जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं वहाँ कितनी जॉब आएंगी। तो सरकार ने पूरा एक रोड मैप तैयार किया है। और टैक्स पेयर्स को जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी टैक्स पेयर्स को इस बजट से क्या विशेष नहीं, टैक्स पेयर देखिए सरकार का मेन फोकस प्रक्रिया के आसान की प्रोसेस के सिंप्लीफिकेशन पे है। आज हम बार बार अगर एक ही बात को लेके हमको अगर ऑटो जनरेटेड नोटिस आते हैं जी, तो उसको लेके हमको बार बार आ गए थे, हम लोग लिटिगेशन के लिए बार बार यहाँ वहाँ जा रहे हैं, CA के पास जा रहे हैं। तो उन तमाम प्रक्रियाओं में सरकार ने ये कहा है कि भाई आप जब भी आपको कोई आकस्मिक इनकम होती है आप बाद में टैक्स भर दीजिए। आसान किया गया है कुछ। और सबसे बड़ी बात की जो एक थी कि हम लोग आजकल डिजिटल में निवेश बढ़ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे लोग निवेश कर रहे हैं, तो सरकार ने उस पर 30% टैक्सेशन लगाया है। जी, मैं ये भी आपसे जानना चाह ही रही थी, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को टैक्स के दायरे में लाने की चर्चा इस बार हुई है जो, तो उसमें सरकार के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? सरकार ने इसको लीगलाइज किया है। हमारा जो पैसा है जो हमने किसी भी तरह से किसके कहने पे लगाया है वहाँ पे, तो हमको एक रास्ता बताया है कि आप 30% टैक्सेशन भर के अपनी इस आय को घोषित कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है। तो सरकार ने भी एक कदम बढ़ाया है, एक रास्ता बताया है लोगों को कि आप इस तरफ से अगर डिजिटल करेंसी, बिल्कुल शुरुआत है, अभी इस पर हम चर्चा के लायक कुछ स्थिति है नहीं जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटल करेंसी अपने RBI की बनाने की सोची है। तो जब RBI की डिजिटल करेंसी आएगी उसके पश्चात क्रिप्टो करेंसी की क्या स्थिति रहेगी, तो वो समझना। और सर ने जो कहा कि एक उसको लीगलाइज करने की बात, तो उस तरफ अभी एक कदम बढ़ा, अभी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है इस विषय में। लेकिन 30% अगर टैक्स लगा है तो मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपए अगर बिटकॉइन से कमाए हैं, इथेरियम से कमाए हैं, तो मैं उसमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये साबित कर सकता हूँ ना। अभी तक लीगल नहीं था तो नहीं, आप ब्लैक मनी था वो, क्योंकि आप जो पैसे जो हैं अभी भी ब्लैक मनी जो है ना वो एक बड़ी समस्या है जी। बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने कोशिश किया था और बहुत कामयाब भी हुए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जिससे कि हम ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें बिटकॉइन बड़ा एक अहम योगदान दे रहा था। तो अब उसको रोकने की कोशिश और उसको एक लीगलाइज करके उस पर रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं। आपने अभी फिर पूछा कि डायरेक्ट टैक्स की हम बार डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है। अगर हम पूरी रेवेन्यू में बात करें, जो रेवेन्यू जनरेट सरकार करती है, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत कम है। और आपने देखा 2017 में सरकारी जो नौकर साथ है या नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको नया पे कमीशन से पैसा मिलना शुरू हुआ। बावजूद इसके आय तो बढ़ा लेकिन इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, स्लैब नहीं बढ़ा। और अभी जब आपके कोरोना पीरियड में इतना खर्च बढ़ा, उसके बावजूद भी सरकार ने दूसरे स्रोतों से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की, न कि इनकम टैक्स के ऊपर और बोझ बढ़ा करके। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से अगर आप नंबर में पूछे तो मैं 9 आउट ऑफ 10 देने की स्थिति में हूँ। जी, मतलब वाकई इस बात को से इस टैगलाइन को सार्थक किया गया है। आपने भी सर यही बात बोली, पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सभी सेक्टर्स पे सरकार ने सार्थक किया। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा बहुत ही उम्दा रही। पूरी चर्चा से श्रोताओं को वाकई लाभ होगा हर तरह से। तो इस उम्दा चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत मैडम, धारणा मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए आज के इस अंक को यहीं समेटने की। फिर से मिलते हैं अगली बार इसी दिन इसी समय नए अंक के साथ। नमस्कार। सुर्खियों में